हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है ठीक से, बढ़िया से? यस सर। ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर देखा था कि एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर, ये तीन अगर अपन लगा देते हैं तो किस किस तरह से करंट और वोल्टेज में रिलेशन देखते हैं, है यस ना? सर। अच्छा, तो मेरे को बताओ, कौन बताएगा? जय, मेरे को बताना कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? सर 1/ω/c is called and capacity नो सर। सही है, तो 1/ω/c है ना, इसको अपन बोलते हैं। यस सर। अच्छा, मेरे को बताओ यश, मेरे को बताना इंडक्टिव रिएक्टेंस किसको बोलते हैं? यश, यश, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसको बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा, कौन बताएगा? पीयूष, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसको बोलते हैं? पीयूष, आवाज आ रही है पीयूष? सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, रुक जा रुक जा, सब पूछेंगे, बाकी सब पूछते हैं ना एक आध से। और कौन बताएगा? लक्ष्य बताएगा भाई। लक्ष्य, क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस? लक्ष्य, चलो। अमन, अमन क्या है बताओ? सर ओमेगा एल। ओमेगा एल के बराबर है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अच्छा, अब मेरे को बताओ, कौन बताएगा? दीपेंद्र, मेरे को बता, यस सर। इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर अगर इंडक्टर की बात करें तो कौन लीड करता है और कौन लैग करता है इंडक्टर में? करंट सर और मैं बताऊं? वोल्टेज। नहीं, पहले दीपेंद्र बताएगा ना पहले। इंडक्टर के अंदर सर करंट और वोल्टेज में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है? सर मैं बताऊं? कौन बता रहा है और कौन है? मैं सर बताऊं? मैं सर मैं बताऊं? बताओ, मलिश्का बताना। सर आई मतलब करंट तो लैग करेगा। इंडक्टर के अंदर है ना, इंडक्टर के अंदर करंट लैग करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो कितने से लीड करेगा? वोल्टेज कितने से लीड करेगा प्योरली इंडक्टिव में? π/2। π/2 से, है ना? और कैपेसिटर के अंदर कौन लैग करता है? वोल्टेज। सर वोल्टेज कैपेसिटर, लैग करता है और करंट लीड करता सही है ना? तो कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज लैग करेगा, करंट लीड करेगा। अगर प्योरली कैपेसिटिव है, ध्यान दो, बार बार मैं बोल रहा हूँ प्योरली प्योरली, ठीक है? क्योंकि अपन ने अभी वही पढ़े हैं। अगर प्योरली कैपेसिटिव है तो उसके अंदर 90 डिग्री का रहता है ना, कैपेसिटर उसके अक्रॉस 90 डिग्री से पूरा का पूरा रहेगा। अच्छा, तो यहाँ तक अपन ने देख लिया। अच्छा, मेरे को एक चीज सोच के बताओ, अगर मान लो मैं कैपेसिटर के अंदर, ये अपन ने पढ़ लिया सारा का सारा, क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, सारी चीजें। अब मान लो कि जैसे मेरे पास एक है ना कैपेसिटर है, कैपेसिटर के क्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी, तो क्या होगा? बैटरी लगाने पे करंट पास होगा बढ़िया से, क्या क्या होगा फिर? सर कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा क्या? चार्ज होगा। कैपेसिटर तो चार्ज तो होगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो? थोड़ी देर के अंदर बंद हो जाएगा ना उसके अंदर करंट, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा ना फ्लो करना। ट्रांजिएंट स्टेट छोड़ दो, स्टेडी स्टेट में अगर सोचें अपन,
ट्रांजिएंट स्टेट में तो क्या हो रहा है, शुरू में अनचार्ज है, धीरे धीरे से क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, उसके बाद उसमें कोई करंट फ्लो होगा क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं होगा, है ना। तो इसको अपन जैसे भी देख सकते हैं, कहां से देख सकते हैं, इसको अपन देख सकते हैं कि डीसी के लिए मेरे को बताओ डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 2 0 इनफाइनाइट कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? करंट की फ्रीक्वेंसी पता है मेरे को 50 हर्ट्ज, क्या मतलब है इसका? सर 0 होगी सर। 0 होगी ना भाई। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार एक सेकंड के अंदर इसने अपना डायरेक्शन, या ऑसिलेशंस है ना, कितनी बार डायरेक्शन टोटल चेंज करा इसने, ये होता है यस इसका सर। मतलब। तो भाई डीसी के अंदर कोई डायरेक्शन में चेंज है नहीं, फ्रीक्वेंसी होगी डीसी की 0। अच्छा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे डिफाइन करें अपन ने? 1/ओमेगा सी। यस सर। अगर अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो ओमेगा की भी वैल्यू क्या, ओमेगा क्या लिखेंगे? 2πf। यस सर, ये लिखता है। है ना, ओमेगा को लिखेंगे अपन 2πf। स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं अपन। तो अपन ने कैपेसिटर के अंदर यही देखते हैं अपन, है ना। जैसे अगर कैपेसिटर के अंदर देखें तो कैपेसिटर के अंदर अपन लिखते हैं 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू 0 के बराबर है डीसी में, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके बराबर आ रहा है? वैल्यू क्या आ रही है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की? कितनी आ रही है? क्या हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना आ रहा है? सर 1/ओमेगा सी। अरे तो ओमेगा की वैल्यू 0 डाल दी तो कितना हो गया 1/ओमेगा सी? 1/0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी बोल दें अपन की, ऑलमोस्ट या इतना ही है, इन्फिनिटी ऑलमोस्ट, बहुत बड़ा आ रही वैल्यू। इसका मतलब कैपेसिटर के लिए, डीसी के लिए, डीसी करंट के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि जो रेजिस्टेंस से प्रोवाइड करेगा डीसी के लिए वो बहुत ज्यादा है, तभी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। बस चार्ज होते टाइम ही थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा, उसके बाद यस सर। कैपेसिटर के अक्रॉस डीसी फ्लो नहीं करता। तो यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इंडक्टर के लिए देखूं, अब ये हो क्यों रहा है ऐसा, सोचो एक बार, ऐसा क्यों हो रहा है ना। जैसे रजिस्टर के अंदर, भाई तीनों के अंदर देखें अपन, एक बार मैंने देखा रजिस्टर का केस, एक बार मैंने देखा कैपेसिटर का केस, और एक बार मैंने देखा इंडक्टर का केस। तीनों के अंदर, इसके अंदर तो रेजिस्टेंस आर है, इसके अंदर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोले इसको, उसकी वैल्यू अपन लिखेंगे 1/ओमेगा सी के बराबर, इसके अंदर लिखेंगे ओमेगा एल के बराबर। यस सर। फ्रीक्वेंसी का कैपिटल आर से कोई लेना देना है क्या? नो सर। नो सर। नहीं है ना, कोई कोई लेना देना नहीं है इससे, कैपिटल आर से सर ये चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी कुछ भी रखो कुछ ही करो, है ना। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है ये आता है, दिस अराइजेस बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट। ये जो तीनों के इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ये कैपिटल आर जो है, ये तो ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट है, ये मटेरियल की वजह से ही है। ठीक है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द मटेरियल। अच्छा, ये 1/ओमेगा सी किस वजह से आ रहा है? ये 1/ओमेगा सी आ रहा है बिकॉज ये कैपेसिटर थोड़ा सा चार्ज होगा। जब ये चार्ज होगा तो इस चार्ज की वजह से, मान लो है ना, यहाँ पे ये वोल्टेज अपन ने एक्सटर्नल अप्लाई करा है, अब ये थोड़ा सा चार्ज हो गया तो इसके क्रॉस एक वोल्टेज डेवलप हो गया। दिस अराइजेस बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर। ये इस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आएगा, ये खुद ही सोच के देखो। 1/ओमेगा सी ऐसा क्यों आ रहा है? 1/ओमेगा सी इसलिए ऐसा आ रहा है कि मान लो अगर मैं डीसी अप्लाई करता हूं तो पूरा का पूरा ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है तो उस केस में पूरा चार्ज हो जाएगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ये देगा कैपेसिटर। इंडक्टर में सोच के देखो, अगर मैं डीसी करंट फ्लो कराऊं तो कितना रेजिस्टेंस देगा ये? इंडक्टर
इंडक्टर में डीसी करंट फ्लो कराऊंगा तो कितना रेजिस्टेंस देगा? 0। जीरो के बराबर, जीरो के बराबर देगा। यही तो अपन ने पढ़ा था ना। अगर मैं बैटरी कनेक्ट कर दूं थोड़ी देर में क्या बन जाता है इंडक्टर? रजिस्ट क्या बन जाता है थोड़ी देर में? तार बन जाता है नहीं? यस सर। थोड़ी देर में इंडक्टर स्टेडी स्टेट में तार जैसा बन जाएगा, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देगा। इसी वजह से, है ना, डीसी के लिए ऐसा हो रहा है। एसी के लिए क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? कोई रीजन दे सकता है क्या? कैपेसिटर के अंदर डीसी को रोक रहा है, इंडक्टर डीसी को नहीं रोक रहा है, कोई रीजन दे सकता है इसका? जैसे कि कैपेसिटर में मैंने रीजन दे दिया। ये रीजन क्या था? मान लो अगर कैपेसिटर में मैं एसी फ्लो करा दूं, एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, ओमे 1/ओमेगा सी की वैल्यू उतनी छोटी आएगी, है ना। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के अंदर कैपेसिटर क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि चार्ज ही इतनी जल्दी डेवलप नहीं होगा। मान लो थोड़ा सा चार्ज हुआ कैपेसिटर, इतनी देर में वोल्टेज अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी, तो चार्ज को बिल्ड होने का टाइम नहीं मिलेगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? कैपेसिटर के अक्रॉस अगर मैंने एसी वोल्टेज लगाया, तो जितनी देर में पॉजिटिव साइकिल आया, है ना, और ये कैपेसिटर जितना चार्ज हुआ थोड़ा सा, उतनी से अगले थोड़ी सी देर में ही फिर नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगा। तो कैपेसिटर को चार्ज होने का टाइम ही नहीं मिलेगा ज्यादा, है ना। पूरा का पूरा ढंग से चार्ज डेवलप ही नहीं हो पाएगा। जितनी जल्दी करंट डायरेक्शन बदलेगा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो कैपेसिटर उतना ही थोड़ा कम चार्ज रहेगा उसके अक्रॉस, उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, उतना ही कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आ रही है क्या बोला मैं? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस सर। है ना। इंडक्टर के अक्रॉस कोई दे सकता है क्या मेरे को रीजन? सोच के बताओ। इंडक्टर के अक्रॉस कोई दे सकता है रीजन कि डीसी के अंदर तो तार बन रहा है, एसी के अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, एसी की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा इंडक्टर का रिएक्टेंस है, या उतना ज्यादा रेजिस्टेंस देगा? क्यों देगा ऐसा? सर बिकॉज एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू डीसी। नहीं, वो तो सही है, एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो एसी की ज्यादा फ्रीक्वेंसी के अंदर ही ज्यादा रेजिस्टेंस क्यों दे रहा है इंडक्टर? ऐसा लॉजिकली, जैसे अपन ने कैपेसिटर के अंदर चार्ज वाला रीजन दिया कि कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हो पा रहा, इसी तरह इंडक्टर में कोई ऐसा रीजन है क्या? लास्ट चैप्टर से रिलेट करके देखो, कोई रीजन है क्या ऐसा? अगर मैं करंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रख रहा हूं, इसका मतलब करंट डायरेक्शन जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है या धीरे धीरे चेंज कर रहा है? सर जल्दी जल्दी सर जल्दी जल्दी कर जल्दी रहा है। जल्दी। इंडक्टर क्या करता है? चेंज करंट, करंट के चेंज को क्या करेगा इंडक्टर? अपोज अपोज करेगा। एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा इसके अक्रॉस। तो अगर मैं एसी ऐसा ले लेता हूं, डीसी में यही तो फायदा है कि डीसी के अंदर कोई करंट में डायरेक्शन का चेंज नहीं है, तो थोड़ी देर में स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा। अगर मैं एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखूंगा, है ना, ये सारा कोई पूछेगा नहीं ज्यादा, है ना, लेकिन अपने को फील लेने के लिए, अपने को लॉजिकली दिमाग में जितना अच्छा क्लियर होगा ना, उतना अच्छा अपने को इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, और हमें समझ में आएगा एक्चुअली में हो क्या रहा है। बाद में अपन हर बार नहीं सोचेंगे इतना, ये ऐसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है बार 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 बार। एक बार अपन फील लेने के लिए देख रहे हैं कि अगर मान लो इंडक्टर के अंदर ये तो होता है, करंट बार बार डायरेक्शन चेंज करेगा, अगर जल्दी जल्दी चेंज करेगा, तो इसके अक्रॉस एक कांस्टेंट उल्टी डायरेक्शन के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड रहेगा, है ना, तो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, चेंज नहीं होने देना चाहता, इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। अब आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ? यस सर। ठीक है, तो ये अपन ने देखा, है ना। नेक्स्ट अपन देखें इसका थोड़ा थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं इसको, है ना। थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में अगर देखें, मान लो मैंने एक अपन ने लिया रेजिस्टर, यहाँ लिया इंडक्टर, और यहाँ लिया कैपेसिटर, है ना। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखें, तो रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो आर का रेजिस्टेंस क्या होगा? यही होगा आर। अगर इफेक्टिव देखें, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका कितना होगा? आर के बराबर। इंडक्टर का क्या लिखूं इफेक्टिव रेजिस्टेंस? जल्दी बोलते जाओ, जल्दी जल्दी, कोई भी बोलता जाओ। 0। नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं, एसी के लिए लिख रहे हैं।
एसी के लिए लिख रहे हैं, एसी के लिए कितना लिखूं आर इफेक्टिव? ओमेगा एल के बराबर। यस इसका लिखेंगे 1/ओमेगा सी के बराबर, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या है चीजें मेरे को लिखना है? मैक्सिमम अगर मैंने वोल्टेज लगा रखा है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, मैक्सिमम करंट कितना आएगा? आई मैक्स या आई नॉट? रेजिस्टेंस के केस में कितना आएगा मैक्सिमम करंट? सर V नॉट बाय R, V नॉट बाय आर के बराबर। इंडक्टर में कितना आएगा? V नॉट बाय ओमेगा L, यस V सर। नॉट बाय ओमेगा एल के बराबर। कैपेसिटर में कितना आएगा? V नॉट सर वी नॉट into बाय ओमेगा ओमेगा C, सी। V नॉट बाय ओमेगा सी नहीं, V नॉट V नॉट अपॉन 1 into, अपॉन ओमेगा सी। V नॉट इंटू ओमेगा सी हो जाएगा, V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ऐसे लिखो, यस सर। ठीक है। ये इसके बराबर आएगा, ये मैक्सिमम करंट हो गया। अच्छा, फेज डिफरेंस देखने हैं, करंट का कंपेयर करना है। रेजिस्टर के अक्रॉस कितना आएगा फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच? फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच रेजिस्टर के अंदर सर सेम फेज में होंगे। सेम फेज के अंदर होंगे, फेज डिफरेंस 0 के बराबर, एकदम सही है। इंडक्टर के अंदर करंट आगे होगा या पीछे होगा? सर करंट लैग करेगा 90 डिग्री से। लैग करेगा माइनस यस पाई सर। बाय 2। कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करेगा प्लस पाई बाय 2, सही है। अच्छा, यस सर। एवरेज एवरेज पावर बोलो। रेजिस्टर के केस में क्या लिखूं एवरेज पावर? रेजिस्टर के केस में एवरेज पावर सर आई आर एम एस स्क्वायर आर। आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। इंडक्टर में एवरेज पावर कंज्यूम्ड? सर इंडक्टर के अंदर 1/2 L आई आर एम एस स्क्वायर। नहीं, बताओ, फिर से बताओ। सर 0 सॉरी सर 0 है। 0 के बराबर आएगी, 0 के बराबर है ना। एवरेज एक साइकिल के अंदर अगर पॉजिटिव पावर है तो दूसरे साइकिल में नेगेटिव पावर आती है ना। इंडक्टर के अंदर एवरेज पावर देखेंगे ओवर अ साइकिल, साइनोसॉइडली वेरी कर रही है, ओवर वन साइकिल पावर विल बी 0। कैपेसिटर के अंदर एवरेज पावर सर उसके अंदर भी 0 है। जीरो उसमें भी 0 आएगी। एनर्जी स्टोर्ड, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड, रेजिस्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? रेजिस्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? होती है क्या रेजिस्टर में एनर्जी स्टोर? जीरो सर नहीं होती है। नहीं होती है ना। रेजिस्टर के अंदर डिसिपेट होती है, एनर्जी स्टोर नहीं रहती कभी, 0। इंडक्टर में कितनी लिखूं? सर 1/2 L आई आर एम एस स्क्वायर। हाफ एल आई आर एम एस का स्क्वायर। कैपेसिटर में सर कैपेसिटर में सी 1 बाई टू सी वी वी। आर एम। यस सर। हाफ सी वी आर एम एस का स्क्वायर, सही है। यस यस सर। ठीक है, तो ये अपन ने सारा का सारा देख लिया, है ना। चलो नेक्स्ट में एक और चीज भी कर सकते हैं। एक ग्राफ अपन चाहे तो बना सकते हैं। जैसे अगर सपोज मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ में बना रहा हूं एक्स सी और ओमेगा के बीच में, सपोज अगर ग्राफ बनाया है ना, एक्स सी और ओमेगा के बीच में अगर बनाया, कैसा ग्राफ आएगा एक्स सी का ओमेगा के साथ? कैपेसिटेंस कांस्टेंट रख रहे हैं, एक्सी और ओमेगा के बीच में वेरी कर रहे हैं अपन, ओमेगा को 0 से इंक्रीज कर रहा हूं। ओमेगा 0 पे एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट के बराबर होगी ना ओमेगा 0 पे, 1 ओमेगा सी होता है, इंफिनिटी से आएगी। और ओमेगा इंफिनिटी हो जाएगा तो जीरो 0 हो जाएगी। तो ऐसा हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा, ऐसा हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा, ठीक है। ऐसा हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा एक्सी और ओमेगा के बीच में। यस सर। एक ग्राफ अगर मैं देखूं एक्स एल और ओमेगा के बीच में, तो कैसा आएगा? एक्सएल और ओमेगा के बीच में देख रहे हैं, एल को कांस्टेंट रख लिया, कैसा ग्राफ आएगा एक्सएल और ओमेगा के बीच? सर लीनियर आएगा सर। यस लीनियर आएगा, 0 से स्टार्ट होगा, इस तरह का ग्राफ आएगा, सही है। यस सर। चलने में आगे, यस सर। ठीक है। तो यहां तक अपन ने ये देखा। देखो ये सारा का सारा अपन पढ़ चुके थे, प्योरली इंडक्टिव सर्किट पूरा का पूरा। फिर प्योरली इंडक्टिव सर्किट के अंदर ये सारी भी चीजें अपन ने लिख ली। एक्सेल का ग्राफ है ये, एक्सेल का ओमेगा के साथ में एल बराबर कांस्टेंट। और एक ग्राफ और भी बनाया अपन ने एक्सेल का एल के साथ में
जब मैंने ओमेगा को या फिर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान लिया, तो इंडक्टर के साथ भी लीनियरली वेरी करेगा। ओमेगा एल के बराबर है एक्सएल, तो एल अगर लिखेंगे तो एल के साथ भी लीनियर वेरिएशन है, ओमेगा को देखेंगे ओमेगा के साथ भी लीनियर वेरिएशन है, किसी ना किसी एक को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यही अपन लिख रखा है, फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी 0 दिस इंप्लाइज दैट एक्सएल इक्वल टू 0 एंड दस इंडक्टर अलाउज डीसी करंट इजीली। क्लियर है? फिर ये अपन ने वही टेबल जो अभी यस सर। लिखी है वो बनाई हुई है। लिख लिया सबने? सारा चलने दे, चलने दे आगे। सर एक सेकंड सर। सर एक सेकंड कॉपी कर रहे हैं। ये वही तो है टेबल जो अभी नीचे बनाई थी। देखो मूव करें आगे। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर अब तीनों लगे हुए हैं, एक इंडक्टर लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, एक रेजिस्टर लगा दिया सीरीज के अंदर, और उन तीनों के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया V बराबर Vm साइन ओमेगा टी का। ठीक है, अब क्या होगा, पहले नोट बाद में करना है, पहले बस एक बार समझते जाओ पूरा का पूरा, फिर जब मैं लिखना शुरू करूंगा, जब धीरे धीरे अपन नोट करना स्टार्ट करेंगे, बस हेडिंग डाल लो सीरीज एलसीआर सर्किट और ये डायग्राम बना लो पहले। कर लिया यहां तक? चलने दे आगे। लिख लिया हेडिंग, डायग्राम बना लिया? यस अब सर। देखो क्या होगा, अब जब वोल्टेज जो ये है ना, वोल्टेज जो लगी हुई है, अब ये लूप कंप्लीट है अपना, तो इस लूप के अक्रॉस में किरचॉफ लूप लॉ लगाऊंगा, है ना, इसके अक्रॉस में किरचॉफ लूप लॉ लगाऊंगा। तो अपन ने अप्लाई करा V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज है ना, तो V अगर सोर्स के अक्रॉस V है, इंडक्टर के अक्रॉस में ऐसे अप्लाई करता है, ऐसे क्लॉकवाइज सपोज मैं मूव कर रहा हूं, तो मैंने लिखा V, सोर्स के अक्रॉस है V, फिर इंडक्टर के क्रॉस मूव करा तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। सही है, फिर कैपेसिटर के क्रॉस मूव करा तो माइनस क्यू बाई सी, फिर रेजिस्टर के क्रॉस मूव करा तो माइनस आई आर बराबर 0, ये लिख सकते हैं अपन। इसके बाद नेक्स्ट यहां से अपन ने तीनों को राइट साइड में ले जाएंगे, तो अपन लिख सकते हैं V बराबर एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी प्लस आई आर। सही है यहां तक? यस सर। अब ये तीनों टर्म है क्या, ये यही तो है। एल डी आई बाई डी टी क्या है? वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। क्यू बाई सी क्या है? वोल्टेज क्या? अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटेंस। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। और आई आर क्या है? उस मोमेंट पे अगर करंट आई है तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। सही है? यस सर। अब देखो यहां से अगर अपन यस देखें, सर। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो, है ना? अब यहां से अपन देखें तो मैं लिख सकता हूँ V बराबर VL प्लस VC प्लस VR, where VL, VC and VR are instantaneous voltage across these elements। तो ये तो अपनी पहली एक लाइन बन गई। सही है? यस सर। सही है एकदम, है ना? यहां तक अपन ने देख लिया। अब देखो, है ना, अपन ये मान लेते हैं अब इनके अपन फेजर से सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना, तो ये जो इक्वेशन अपनी बनी है, ये जो अपनी इक्वेशन बनी है ये वाली, इसका दो तरह से सॉल्यूशन होता है।
ये जो इक्वेशन है ना, इसको अपन आगे भी एनालाइज करेंगे, देखेंगे एक बार। दो तरह से सॉल्यूशन है, एक फेजर सॉल्यूशन है और एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। वी विल ओनली सॉल्व यूजिंग फेजर्स, ठीक है, फेजर से ही हम सॉल्व करेंगे सिर्फ। दिस इज एक्चुअली इसमें कौन di/dt को, अगर जैसे i को मैंने लिख दिया, i को मैं फिर से लिख सकता हूँ dq/dt, है ना। i को अगर मैंने dq/dt लिख दिया, दिस विल बी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी इन सेकंड ऑर्डर, जिसको अपन दो तीन तरीके से, कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं ना। तीन तरीके हैं वैसे मेनली। पहला तरीका इसका है सबसे बढ़िया तरीका और सबसे इजी तरीका और सबसे इफेक्टिवली जिसको समझने का तरीका, फेजर वाला, हम वही करेंगे। दूसरा भी तरीका है एक एनालिटिकल तरीका, जिसके अंदर इसको अपन कंपेयर करते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन से, एक वो दूसरा तरीका है, उसमें अज्यूम करके अपन सॉल्व करते हैं। और तीसरा तरीका है प्योरली मैथमेटिकल, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व होते हैं, है ना। ये तीन तरीके हैं, अपने को सिर्फ एक ही तरीका करना है फेजर के साथ, ठीक है। तो सॉल्विंग, एनालाइजिंग दिस इक्वेशन यूजिंग फेजर्स, ये जो इक्वेशन है इसको अपन फेजर से सॉल्व करेंगे। solution using phasors। क्या कर रहे हैं अपन, देखो वोल्टेज तो अपने को मालूम है, सोर्स के अंदर वोल्टेज कितना है, V बराबर Vm sin ओमेगा टी, V बराबर Vm sin ओमेगा टी, V नॉट भी बोल सकते हो, है ना, V नॉट भी बोल सकते हैं। मैंने क्या लिया है, Vm लिया है, ठीक है, Vm लिख लेंगे। तो V बराबर Vm sin ओमेगा टी, मैंने अज्यूम कर लिया, है ना, जो करंट है, लेट्स अज्यूम कि करंट इन द सर्किट इज I बराबर Im sin ओमेगा टी। प्लस फाइव, अज्यूम भाई करंट का सेम, इसका जरूरी नहीं है ना फेज सेम में होगा, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि कुछ 5 फेज डिफरेंस है, बाकी तो सेम ही रहेगा। अब Im वगैरह की वैल्यू अपन लिखेंगे बाद में। लेट्स अज्यूम करंट इन द सर्किट, लेट्स अज्यूम करंट इन द सर्किट इज I बराबर Im sin ओमेगा टी प्लस 5, सही है। यस सर। अच्छा, ये अपन ने देख लिया। अब मेरे को बताओ, अगर ये वोल्टेज है, ये करंट है, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या मैं वोल्टेज लिख सकता हूँ क्या, वीसी लिख सकता हूँ क्या मैं, एट दिस मोमेंट वीसी लिख सकता हूँ क्या? यस सर। कैसे लिखे वीसी, कोई आइडिया कोई दे। सर कैपेसिटर में ना वोल्टेज लैग करता है। सही है, वोल्टेज लैग करेगा, करंट में लैग, करंट से लैग करेगा, ये एकदम सही बात है। क्या लिखूं, वीसी बराबर मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, क्या लिख सकता हूं मैं, ये बताओगा कोई। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। सर कैपेसिटर का, हाँ बोलो। सर जब है ना ये फाई की वैल्यू बिल्कुल 0। नहीं, फाई से लेना देना नहीं है, करंट अगर मैक्सिमम होगा जब सर्किट में, ध्यान से सुनो, जब है ना करंट की मैक्सिमम वोल्टेज लिख रहे हैं, आईएम से तो रिलेट करते हैं मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज, वो अलग चीजें हैं कि अगर करंट 0 होगा तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा, वोल्टेज 0 होगा करंट मैक्सिमम, वो सब अलग है, वो सब अपन फेज डिफरेंस से कंपेयर करेंगे। बट मैक्सिमम वैल्यू आएगी किसके बराबर, कब आएगी वो बाद की बात है, पर कितनी आएगी। सर I नोट XC। आई नॉट इंटू एक्सी के बराबर नहीं, ऐसे देखा था ना अपन ने, जब कैपेसिटर के क्रॉस लिखा था मैक्सिमम, जैसे अपन ने सर्किट में देखा मैक्सिमम करंट और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज में ये रिलेशन होता है ना। तो यहां से मैं मैक्सिमम, अगर करंट के हिसाब से मैक्सिमम वोल्टेज लिख सकता हूं Im इंटू XC। अच्छा, ये तो मैक्सिमम वोल्टेज हो गई, VC बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और करंट से वोल्टेज लैग करेगा कि लीड करेगा, सर लैग करेगा। कितने से, पाई बाय 2 से। यस सर। यस सर।
तो मैंने लिखा साइन ओमेगा टी प्लस फाई माइनस पाई बाय 2। देखो क्लियर है ये? है ना, करंट का जो फेज है उसमें 90 डिग्री मैंने माइनस कर दिया, ये कैपेसिटर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आ गया। यस सर। चमक रहा है? अच्छा, इसी तरह मेरे को बताओ, ये तो मैंने कैपेसिटर के अक्रॉस लिखा, इंडक्टर के अक्रॉस भी लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. यस क्या सर। लिखूं? Sir, I know XL. आई नॉट, इसको आई एम बोल दिया अपन ने, एक्स एल। आगे क्या लिखूं? साइन साइन ओमेगा टी ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। प्लस पाई बाय 2। यस सर। ठीक है, ये इंडक्टर के अक्रॉस आ गया। रेजिस्टर के अक्रॉस भी लिख सकता हूँ वी आर। वी आर क्या आएगा? सर आई नॉट। इनटू आर। यस सर। साइन साइन ओमेगा टी प्लस फाई। करंट फाई। का फेज और रेजिस्टेंस का फेज सेम होता है। ठीक है, तो यस अगर सर। सर्किट में करंट है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो रेजिस्टर के अक्रॉस भी जो फेज आएगा वो यही आएगा, साइन का ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर है? यस सर। अच्छा, और अपन ने ऊपर अभी किरचॉफ लॉ से ये रिलेशन देखा था, एंड वी नो दैट V बराबर वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। ये अभी अभी देखा अपन ने ऊपर। यस सर। अब यहां से मैं इनके फेजर बनाऊंगा, है ना, यहां से अपन इसका फेजर बनाएंगे। ठीक है, तो यहां तक अपन ने नोट करा। नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूं मैं, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, तो नेक्स्ट पेज पे अपन इसका फेजर बनाएंगे। फेजर देखो, अपने आप सोच के देखो, थोड़ा सा फेजर बनाने की कोशिश करेंगे अपन, है ना। सारी की सारी क्वांटिटी शो करनी है, ये जितनी भी क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी दिख रही है यहाँ पे? सर 3। 3। तो ये कितनी ज्यादा है ना, देखो कितनी है साइनोसॉइडली, कौन कौन वेरी कर रहा है यहाँ पे पेज पे, कितनी अलग अलग, कितनी क्वांटिटी है टोटल? 5 है ना, 5 है। वी है, वी सी यस है, सर। वी एल है, वी आर है और आई है। पांचों अलग यस अलग सर। क्वांटिटीज हैं। पांचों क्वांटिटीज को अपन फेजर पे प्लॉट करेंगे। ये फेजर सोल्यूशन दिख रहा है इसका, ऐसा बनेगा कि मैंने पहले फेजर बनाया पहले। वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या था? बोलो जल्दी बोलो, वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या था? वोल्टेज ऑफ सोर्स, एक्सप्रेशन क्या है वोल्टेज ऑफ सोर्स का? सोर्स का वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है? V बराबर कितना है? सर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैंने पहले वोल्टेज का बना दिया फेजर ऐसा, ओमेगा टी से आगे करते हुए एक वोल्टेज बना दिया ऐसे, देखो। ये बन गया वोल्टेज। इसको मैंने लिख दिया वी एम। वी, इसमें ऊपर भी हर जगह अपन ने वी नॉट की जगह वी एम लिखा है, इसलिए वी एम लिख रहा हूँ। तो वी एम का वेक्टर बन गया ये, कितने एंगल पे? ओमेगा टी एंगल पे। सही है? यस सर। अच्छा, अगला वाला क्या है? अगला है करंट। करंट को कितना, करंट का क्या एक्सप्रेशन है? आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये वीएम से कितना आगे बनेगा या पीछे बनेगा, कहाँ पे? करंट का फेजर, ये वोल्टेज का फेजर बन गया। ठीक है, करंट का फेजर अगर मैं बनाऊंगा तो कहाँ बनेगा? फेज क्या है करंट का? पीछे बनेगा सर, सर पीछे बनेगा। अलोंग टू एक्स एक्सिस। क्यों पीछे क्यों बनेगा? नीचे बनेगा क्यों? करंट की वैल्यू बताओ क्या लिखी है अपन ने? करंट का एक्सप्रेशन क्या लिखा है? आई बराबर सर वर
आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा है ना। तो सर Yes. 90 डिग्री पे बनेगा सर, आगे कौन बनेगा। सा नहीं, किसके 90 डिग्री किससे नहीं बनेगा सर, आगे? इसके अलोंग ही बनेगा। इसके अलोंग ही बनेगा, क्यों? करंट का एक्सप्रेशन बोलो, ये तो V बनाया अपन ने, ये सारे लिख रहे हैं अपन। V बराबर, पहले मैंने V बनाया, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ये बन गया। I का एक्सप्रेशन क्या है? I बराबर, सर आई बराबर आई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर से देख ऊपर, देख क्या लिखा है पेज में, अभी अभी लिखा है ना, नोट करा है, क्या है करंट का एक्सप्रेशन? ओमेगा टी सर ओमेगा Plus 5. प्लस फाइव है ना साथ में। यस सर। ठीक है, अब मेरे को बताओ करंट कहाँ बनाऊंगा? Vm से फाइव आगे बनाऊंगा ना, Yes, sir. यस सर। Vm से फाइव एंगल आगे बनाऊंगा, तो मैंने करंट बनाया, न्यू करंट बना रहे हैं, ये मैंने करंट बना दिया। मैग्नीट्यूड वगैरह की अभी चिंता नहीं करनी है, वो अपने हिसाब से आता रहेगा, जो भी है अज्यूम करके अपने हिसाब से थोड़ा सा मैग्नीट्यूड ले लिया। ये आईएम वेक्टर बन गया, ये वीएम वेक्टर था। देखो सही है यहाँ तक? यस सर। और ये एंगल है फाइव, देखो क्लियर है? यस सर। अगला वाला वोल्टेज क्या है? वीसी है, क्या है? वीसी लिखा है पहले अपन ने, वीसी, वीसी का एक्सप्रेशन बोलो। वीसी बराबर, सर वीसी बराबर Vm XL sin omega t वीएम, plus. तो ये वी बराबर आई एम इंटू एक्स सी लिखेंगे, इसको मैं सपोज लिख रहा हूँ वी सी मैक्स, एम का मतलब मैक्सिमम, नोट भी लगा सकते हो, वीसी बराबर वीसी नोट भी लिख सकते हैं। तो वीसीएम आगे क्या आएगा? साइन, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, करंट से 90 डिग्री पीछे, सर माइनस माइनस पाई फाइव बाय बाय 2। टू। अब बताओ ये कहाँ पे बनेगा? ये वाला वीसी कहाँ बनेगा? वीसी कहाँ बनेगा? Sir, Vm से पीछे. वीएम से पीछे। अच्छा, कितना एंगल कैसे बनाऊं मैं? वीएम से देखूं, आईएम से देखूं, किससे कंपेयर करूं? आईएम से देखो, है ना, आईएम से देखो, आईएम से कितना पीछे बनेगा वीसी? 5 by 2. 90 डिग्री पीछे, तो मैंने ऐसे बना दिया ना इसको, आईएम से 90 डिग्री पीछे इसका वेक्टर बना देंगे। ये बना दिया मैंने, तो 90 डिग्री पे ऐसे, ये बन गया यहां से 90 डिग्री पे। देखो सही है? दिस यस इज सर। वीसी वेक्टर, समझ में आ रहा है? वीसी मैक्स। अच्छा, ये अपन ने वीसीएम बना दिया, वीसीएम वेक्टर बन गया ये। अगला वाला वेक्टर बताओ कौन सा है? सर अगला वाला है इंडक्टर वाला है सर। वीएल बराबर, इसको मैं लिख रहा हूँ वीएलएम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय प्लस 2, सही पाई है? बाय 2। यस सर। ये कहाँ बनेगा? ये कहाँ बनेगा? 90 Sir, डिग्री आगे Im से बनेगा। 5 by 2. आईएम से IM से पाई बाय 90 टू डिग्री आगे, आगे। यस सर। ये बन गया। देखो सही है? यस सर। ये बन गया। अगला वाला वेक्टर बोलो कौन सा है? सर वी रेजिस्टेंस। सर वी आर नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। प्लस फाइव कहाँ बनेगा? किसके अलोंग बनेगा? किसके अलोंग बनेगा? Im. आईएम के अलोंग ही बनेगा ये, ठीक है? तो आईएम के अलोंग ही बनेगा, ऐसा आएगा। ये आईएम के अलोंग ही बन गया, ये वी आर एम
वेक्टर। देखो यहाँ तक क्लियर है। यस सर। तो यहाँ से अपन देखें, है ना, अब अपन ने सारे के सारे फेजर बना दिया। अब अपन अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ से अपन ने ये बोला था, है ना, यहाँ से अपन अगर वेक्टर इक्वेशंस को कंपेयर करें, ये तो अपन ने इंस्टेंटेनियस वैल्यूज लिखी थी कि v बराबर वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। अगर वेक्टोरियली सोचें तो अपन लिख सकते हैं वीएम का जो वेक्टर है, वीएम वेक्टर, वीसीएम वेक्टर, और ये सॉरी वी एम वेक्टर इज इक्वल टू वीसीएम वेक्टर प्लस वीएलएम वेक्टर प्लस वीआरएम वेक्टर। ठीक है, इफ वी राइट वेक्टोरियली वी कैन से, नाउ वेक्टोरियली we can say ये जो vm वेक्टर है that will be equal to vrm वेक्टर प्लस vcm वेक्टर प्लस vlm वेक्टर, है ना। vm वेक्टर जो है ये इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट सम होगा। ठीक है, अब देखो कैसे दिख भी रहा है अपने को, आएगा इसी तरह का, है ना, इसी तरह का आएगा। अब इनको एनालाइज करके देखते हैं, फिर से एक बार बनाएंगे। तो VCM वेक्टर और VLM वेक्टर, अब देखो मैंने जानबूझ के इसी तरह का यहाँ पे दिख भी रहा है ना। VCM के अंदर और VLM के अंदर कौन बड़ा है? इस केस में अपन ने किसको बड़ा बनाया है? सर VCM को। है ना, इस केस के अंदर अपन ने VCM को बड़ा बनाया है। अब जरूरी नहीं है हर बार, हो सकता है कभी VLM बड़ा हो VCM छोटा हो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा इनके रिएक्टेंस पे। तो अपन को यहाँ पे कोई ना कोई एग्जांपल लेके बनानी था। तो यहाँ पे अपन ने VCM को बड़ा बनाया, कैपेसिटर का रिएक्टेंस ज्यादा लिया है, इसीलिए यहाँ पे देखो करंट जो है ना वो भी फाई से लीड कर रहा है वोल्टेज को। अगर कभी भी कैपेसिटेंस रिएक्टेंस ज्यादा होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होता है, तो वो सर्किट जो है उसके अंदर करंट लीड करता है नेट। खैर यहाँ पे अपन इन तीनों का वेक्टर एडिशन करके देखते हैं। अपने आप ही करके देखो एक बार, वेक्टर एडिशन देखो हो रहा है। वेक्टर एडिशन करके देखते हैं, देखो आएगा इस तरह का। ये तो अपन ने सारे के सारे फेजर बनाए। अब इनका देखो नेट वेक्टर एडिशन अगर मैं करूं, कुछ कुछ इस तरह का आ जाएगा। वीएम को मैं बना रहा हूं, वीसीएम और वीएलएम को नेट बना दूं क्या? वीसीएम और वीएलएम के वेक्टर 180 डिग्री ऑपोजिट है यस सर। ना। ये दोनों वेक्टर जो हैं ये 180 डिग्री ऑपोजिट हैं। तो देखो मैंने इनका जो नेट मैग्नीट्यूड है उसको मैं बना रहा हूँ। इसको कैंसिल कर दिया, यहां से इसको हटा दिया, इसको थोड़ा छोटा करेंगे और मैं वेक्टर बना दूंगा ऐसा। इसका नेट वेक्टर मैंने बना दिया ऐसा। इनका मैग्नीट्यूड कर दिया बस ऐसे। आ रहा है समझ यहां तक? और ये जो वेक्टर आएगा इसका और VRM का जो सम है वो VM के बराबर आएगा। तो इस तरह के कुछ आ जाएंगे, इस तरह का आएगा ये रिजल्ट होल्ड करेगा यहाँ। देखो समझ रहे हो, पैरेललोग्राम लॉ से देख सकते हैं अपन, यस सर। है ना। ये जो ऊपर वाला मैग्नीट्यूड है VRM, अगर इस ट्राइंगल को देखें, इस वेक्टर को मैं चाहूँ तो ऊपर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, है ना। अब यहाँ पे मैं इसको मिटा के ऊपर ही शिफ्ट कर रहा हूँ। तो या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि जैसे ये VRM को तो मैंने नीचे लिख दिया थोड़ा सा, दिस इज VRM वेक्टर। ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज एक्चुअली, ये इसी के बराबर है। ये लेंथ जो है ना, दिस इज VCM माइनस VLM का मैग्नीट्यूड। देखो सही है। समझ आ रही है बात? ये डायग्राम में हो रहा है क्लियर? यहाँ से ऐसे लिख दिया अपन ने, VCM और VLM को सब्ट्रैक्ट करा तो नीचे एक छोटा वेक्टर बना। देखो ऊपर से यहाँ से अपन ने ये बनाया है, बस कुछ भी नहीं करा है। यहाँ से अपन ने इसको एक और बार बना दिया है बस। चलने दें, Yes, sir. है ना। इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला ट्रायंगल अपन ने लिया है, यहां से इसको देख रहे हैं अपन।
ठीक है, इसको देख रहे हैं तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इनके मैग्नीट्यूड्स को अगर मुझे कंपेयर करना है तो वीआरएम नहीं वीएम है, क्या लिखा है वीएम है ये। तो वीएम वीआरएम और वीसीएम और वीएलएम, इस ट्राइंगल लॉ के अंदर अगर मेरे को मैग्नीट्यूड लिखना है, हाइपोटेन्यूज कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, वहां से मैं लिख सकता हूं क्या मैग्नीट्यूड्स को? मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, वीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू वीआरएम का स्क्वायर प्लस वीसीएम माइनस वीएलएम का होल स्क्वायर। देखो लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. इसमें किसी को भी कोई डाउट? नहीं, चलने दें आगे, सही है यहां तक? अब देखो इनकी वैल्यूज लिख देते हैं अपन, है ना। वीएम की वैल्यू के अंदर अपन इस तरह से लिखते हैं इसको, वीएम को तो एज इट इज रहने देता हूं मैं, तो मैंने लिखा वीएम स्क्वायर इज इक्वल टू, वीआरएम को लिख सकता हूं क्या मैं, आई एम इंटू आर, है ना। वीआरएम को लिख सकता हूं आई एम इंटू आर, इसी तरह वीसीएम को लिख सकता हूं आई एम इंटू एक्ससी, और वीएलएम को लिख सकता हूं आई एम इंटू एक्सएल। यहां से आई एम स्क्वायर जो है दैट विल कम आउट टू बी कॉमन, तो आई एम स्क्वायर अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। देखो यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट में अपन लिख सकते हैं अब ये वीएम बाई आई एम। वी आर एम की बोलो। जगह सर आई नॉट आर स्क्वायर आएगा ना सर, आपने केवल आई क्यों लिखा है? कहाँ लिखा, आई स्क्वायर लिखा है ना, स्क्वायर ही तो सर कॉमन लिया है आर भी तो स्क्वायर। आएगा ना? आर देखो इसको ऐसा लिखा है, ये लिखा हुआ है आई एम इंटू आर का स्क्वायर प्लस आई एम इंटू एक्ससी का स्क्वायर माइनस आई एम इंटू एक्सएल का स्क्वायर। अभी सही है? यस सर। है ना, इसके अंदर पूरे में से आई एम स्क्वायर कॉमन नहीं आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा ना, वी एम स्क्वायर बराबर पूरे में आई एम का भी स्क्वायर है, आई एम पूरी की पूरी टर्म कॉमन आ गई, तो मैंने ये लिख दिया आई एम स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी, इस उल्टा लिख दिया, इसका पूरे का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, ऐसा है ना। यहाँ बचेगा यस एक्स सी सर, ये माइनस दोनों का स्क्वायर है। एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, ये आएगा। सही है यस यहाँ सर। तक? अब है ना, अब इसको मैं लिख सकता हूँ सर और वीएम बटा आर एम, वीएम बटा आई एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो दिस, ये जो क्वांटिटी मेरे को मिली है ना, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बराबर आ रही है ऑफ द होल सर्किट, वीएम बाई आई एम, है ना। दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। So this quantity Vm by Im, वो यूनिट्स आ रहे हैं इसके रेजिस्टेंस के, so this quantity Vm by Im is called impedance Z। ठीक है, यहां से अपन लिख दिया सर इम्पीडेंस का मतलब? इम्पीडेंस का मतलब बताते हैं, एक सेकंड। Vm by M इक्वल टू Z बराबर इम्पीडेंस, ऐसे होता है ना किसी चीज की रुकावट, इसी तरह का होता है, ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस होता है इसी तरह इम्पीडेंस भी होता है। सर जैसे अपन ने जीटा सी और ये जीटा एल माना है, उसकी जगह इम्पीडेंस माना है इस केस में। हाँ, टोटल इनको भी अपन, वही मैं कह रहा हूँ, अगर सिर्फ कैपेसिटर होता है ना, सिर्फ अगर कैपेसिटर है तो यार सिर्फ इंडक्टर है तो उसको अपन रिएक्टेंस बोल देते हैं, है ना। लेकिन उसको भी अपन सर्किट का इंपीडेंस बोल सकते हैं। अगर मैं सर्किट के अंदर अज्यूम कर लूं कि आर की वैल्यू 0 है और एल की वैल्यू 0 है,
तो जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है दैट विल एक्चुअली बी माय इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अगर मैंने आर को कैपेसिटर और इंडक्टर को 0 मान लिया तो रेजिस्टेंस इज द इंपीडेंस ऑफ सर्किट। ठीक है, तो यही होता है इंपीडेंस क्वांटिटी। इंपीडेंस का मतलब भी यही है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आ रहा है इसको ही अपन बोल रहे हैं ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आ रहा है। ठीक है, तो Z की वैल्यू अपन ने लिख ली इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये ध्यान रखना है एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इंपीडेंस की वैल्यू अपन ने लिखी, चलने दें। यस सर। तो बस आज की क्लास के लिए अपन यही रखेंगे, है ना, इतना ही रखेंगे। इसको रिवाइज करना है अपने को अच्छे से, फेजर्स को अपने को देखना है किस तरह बना रहे हैं, अपने आप बना के देखना है अपनी कॉपीज के अंदर, है ना। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसी को फिर से एनालाइज करेंगे और भी सारी आगे की चीजें लिखेंगे कि अपन किस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको। और ठीक है, ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ बोलो। सर इसमें जो IM स्क्वायर ने कॉमन लिया था सेकंड लास्ट स्टेप में, हाँ सर तब तो आइडेंटिटी रख के बात आना चाहिए क्योंकि A माइनस B का होल स्क्वायर है ना वो तो। वो कौन सी आइडेंटिटी? होल स्क्वायर ही तो रखा है अपन ने, अलग कहाँ लिया है? पूरे में कॉमन ले लिया ना IM को। सर IM डायरेक्ट तो आवाज बड़ी थोड़ी सी कट कट के आ रही है, फिर से बोलो क्या। सर सेकंड स्टेप में IM डायरेक्ट कॉमन कैसे आ सकता है? उसका आइडेंटिटी नहीं, पूरे में कॉमन है, पूरे में एक सिंगल टर्म है IM। देखो करके देखना, एक स्टेप बीच में और लिख लेना, पूरे में कॉमन है। आइडेंटिटी लगाने की जरूरत है, खोलने की जरूरत ही नहीं ना, पूरे में कॉमन है। IM इंटू आर में भी है, IM इंटू XC में भी IM है, IM इंटू XL में भी IM है। तो आई और पूरे के अंदर हर टर्म का स्क्वायर है, इंडिविजुअल टर्म का सबका स्क्वायर भी है। यहाँ से कॉमन लेके देखो, देखो वही चीज आएगी। ठीक है, अपने आप देखना, एक बार रीड करना, समझ में आ जाएगा। अदरवाइज अपन नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू। Thank you.